Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम PT 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट PT 365 द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम आगे का कंटिन्यू करेंगे जो हम साइंस एंड टेक के इन्वायरमेंट 365 पढ़ रहे थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रयान 3। इसमें हम साथ साथ PYQs भी डिस्कस करते जाएंगे। तो चंद्रयान 3 क्यों न्यूज़ में था? इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स मेडन नेशनल स्पेस डे। तो हमने नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया ऑन 23 August 2024 टू कमेमोरेट द हिस्टोरिक लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन मून। अब नेशनल स्पेस डे के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रयान 3 मिशन अकम्प्लिश द सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ विक्रम लैंडर ऑन द लूनर सरफेस ऑन 23 August 2023। अब चंद्रयान 3 का क्या फॉलोअप मिशन है चंद्रयान 2 के लिए। Became the world's first mission to soft land near the lunar south pole. The landing site was named as शिव शक्ति पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट से, तो इसको क्या नाम रखा था? शिव शक्ति पॉइंट। सॉफ्ट लैंडिंग was followed by successful deployment of प्रज्ञान rover. India became the 4th country to soft land on moon after USA, Russia and China. तो पहले USA गया, फिर रशिया गया, फिर चाइना गया, फिर हम गए। Recently, Japan became the 5th country to land its smart lander for investigating moon on the moon. अब लॉन्च व्हीकल क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। की पेलोड क्या क्या है? चंद्रास स्पेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्टे, अल्फा फिजिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS। अब रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे तो फार साइड ऑफ मून के बारे में देखते हैं, क्योंकि फार साइड ऑफ मून पे गए थे। द चांगी प्रोब फ्रॉम चाइना हैज सक्सेसफुली ब्रॉट बैक द फर्स्ट सैम्पल्स एवर कलेक्टेड फ्रॉम द मून्स फार साइड। तो इसने पहला सैंपल लाया है जो कलेक्ट किया था वहाँ से। इन 2019 China became the first country to land a probe U22 on the far side of moon. About far side of moon refers to the hemisphere of the moon that allows faces away from the earth, hence also referred as the dark side of moon. तो ये क्या है? ऐसा साइड जो हमेशा मून से दूर रहता है, तो इसको डार्क साइड ऑफ मून भी बोलते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द मून इज टाइडली लॉक्ड। टाइडली लॉक्ड का मतलब होता है जितने देर में वो अपना एक रोटेशन अराउंड इट सेल्फ कंप्लीट करता है, उतने ही देर में वो एक रिवॉल्यूशन खत्म कर लेता है अर्थ के अराउंड। This happens because the moon is tidally locked with Earth due to gravitational pull. It has a thicker crust, more craters, and fewer lava plains than the near side. Reaching the moon's far side is challenging due to its remoteness and rugged landscape featuring massive craters and limited flat areas. तो समझ आया बेसिकली चंद्रयान 3 क्या है। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक्स पे और लूनर मिशन कौन कौन से हैं। तो चंद्रयान 4, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द चंद्रयान 4 मिशन, अ सक्सेसर टू चंद्रयान 3, to develop and demonstrate key technologies for landing on the moon, collecting lunar samples, तो वहाँ से सैंपल लाना है हमको, and returning to the earth safely. It will achieve the foundational technologies capabilities eventually for an Indian landing on the moon planned by the year 2040 and return safely back to the earth. अब ल्यूपिक्स मिशन के बारे में देखते हैं। पर्पस क्या है? इन्वेस्टिगेट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन द मून। वाटर ऑन द मून इन्वेस्टिगेट करना है एंड टू एक्सप्लोर द डार्क साइड ऑफ द मून। इट इज़ अ प्रोजेक्ट बिटवीन इसरो एंड जैक्सा। अब लैंडिंग लोकेशन क्या है? लैंडिंग पॉइंट विल बी द साउथ पोल ऑफ मून। तो साउथ पोल ऑफ मून में लैंड करेगा एज दिस एरिया इज बिलीव टू हैव हाई वाटर पोटेंशियल। However, landing site on the South Pole is challenging as there are very few flat, तो वहाँ पे बहुत कम फ्लैट जगह है। Easy landing sites with good illumination and communication conditions कम है। ठीक है। फिर reusable launch vehicle technology. ISRO completes its reusable launch vehicle technology demonstrations. तो अभी reusable launch vehicle के technology demonstrations खत्म हो रहे हैं। ISRO has achieved a third consecutive success in the final test of RLV landing experiment, following the success of RLV LEX-01 or LEX-02 mission.
RLV-LEX इज़ अ पार्ट ऑफ RLV टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम। तो जो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम है उसका पार्ट है, विच एम्स टू डेवलप एसेंशियल टेक्नोलॉजीज फॉर अ फुली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टू एनेबल लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस। ठीक है, रीयूजेबल मतलब हम उस चीज़ को वापस लेके आएंगे। अब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल LEX-03 के बारे में पढ़ते हैं। दिस मिशन सिमुलेटेड हाई स्पीड लैंडिंग कंडीशंस फॉर अ व्हीकल रिटर्निंग फ्रॉम स्पेस। तो जो स्पेस से व्हीकल रिटर्न हो रही है उसके लिए लैंडिंग सेफ लैंडिंग कंडीशंस। टेस्ट वॉज कंडक्टेड विद अ विंग्ड व्हीकल नेम्ड पुष्पक। Unlike SpaceX Falcon 9, which lands back vertically, Pushpak has wings to help glide it horizontally. तो SpaceX का Falcon 9 है ना, वैसे वर्टिकली नीचे आ जाता है, लेकिन इसमें क्या है, विंग्स हैं उसकी हॉरिजॉन्टल ग्लाइड करने के लिए। ठीक है, अब इसरो का RLV टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल के बारे में देखते हैं। It has been configured to act as flying test bed to evaluate various technologies, namely hypersonic flight, autonomous landing, and powered cruise flight. It consists of fuselage body, a nose cap, double delta wings, and twin vertical tails, and looks similar to an aircraft. RLV-TD will be scaled up to become the first stage of India's reusable two-stage orbital launch vehicle. तो क्या है, RLV-TD will be scaled up to become first stage रहेगा इंडिया का reusable two-stage orbital launch vehicle बनने के लिए। ठीक है, फिर अदर डेवलपमेंट्स में आते हैं। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08। ISRO launched Earth Observation Satellite EOS-08. Satellite has been launched under SSLV-D3 EOS-08 mission by the Small Satellite Launch Vehicle from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। मिशन कॉन्फ़िगरेशन इज सेट टू ऑपरेट इन सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आर डिजाइंड फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ऑर्बिट। Earth observation refers to collecting information about activities on Earth, both natural and artificial, including physical, chemical, biological, and human systems. Earth observation includes में ये सब जो ऊपर वाली चीज़ें थी ये करने के लिए एप्लीकेशन यूज्ड इन अर्ली वार्निंग सिस्टम, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मॉनिटरिंग एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं SSLV-D3 के बारे में, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3। इट इज़ द थर्ड डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ SSLV. इट इज़ कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स जो 10 से 500 kg तक रहेगा मास इनटू द 500 किलोमीटर प्लेनर ऑर्बिट. इट यूजेस 3 सॉलिड फ्यूल बेस्ड स्टेजेस एंड अ फाइनल लिक्विड फ्यूल बेस्ड स्टेज. बेनिफिट्स क्या है? लो कॉस्ट है, लो टर्न अराउंड टाइम है, मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स भी है. ठीक है, आई होप यहाँ तक अभी समझ आया होगा. देखो अभी हमारे ना ये वाले स्पेस वाले टॉपिक के PYQ बच्चे हैं. बस ये फटाफट ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स है ख़त्म हो, स्पेस रिलेटेड फिनोमेना ख़त्म हो, उसके बाद हम PYQs देखेंगे स्पेस के. ठीक है, अब एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन सिस्टम. ISRO successfully carried out the second experimental flight for demonstration of air breathing propulsion technology. तो ISRO ने क्या है, एयर ब्रीदिंग propulsion technology का एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट लिया है. The propulsion system works symmetrically mounted on either side of a RH-560 sounding rocket. RH-560 है वो 2-stage solid motor based suborbital rocket है. It is the heaviest sounding rocket in the ISRO's family of sounding rocket. तो heaviest sounding rocket है. अब एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं. इट यूटिलाइजेज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर कंबशन, एलिमिनेटिंग द नीड टू कैरी ऑक्सीडाइजर. तो कंबशन के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करता है जिससे कि अलग से ऑक्सीजन ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. It provides a technological key for low-cost space transportation system and improves the payload fraction. तो पेलोड भी इम्प्रूव कर देता है. अब 3 मेन टाइप्स है, रैमजेट, स्क्रैमजेट एंड डुअल मोड रैमजेट. तो रैमजेट में क्या है, वर्क मोस्ट एफिशिएंटली एट सुपरसोनिक स्पीड्स अराउंड मैक 3. अब स्क्रैमजेट में क्या होता है, एफिशिएंटली ऑपरेट्स एट हाइपरसोनिक स्पीड. अब डुअल मोड रैमजेट में क्या होता है, कैन बी ऑपरेटेड इन बोथ सबसोनिक एंड सुपरसोनिक कंबशन मोड्स. तो ये दोनों में ऑपरेट कर सकता है, सुपरसोनिक और सबसोनिक में. अब आर्यभट्ट की बात करते हैं. इसरो सेलिब्रेटेड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे. इसरो ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया commemorating the 50th year of आर्यभट्ट लॉन्च in 1975. तो 50th ईयर ऑफ आर्यभट्ट जो सैटेलाइट लॉन्च हुई थी उसका 50th ईयर कोमैमोरेट करने के लिए इसरो ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे मनाया. अब आर्यभट्ट के बारे में पढ़ लेते हैं. जो आर्यभट्ट अपनी फर्स्ट सैटेलाइट थी ना उसके बारे में पढ़ लेते हैं. तो इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट नेम्ड आफ्टर द फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर इन द 5th century. बिल्ट बाय किसने बनाया था? इसरो एंड लॉन्च्ड बाय a Soviet Cosmos 3M rocket from Kapustin Yar. मीन्स कहाँ से? ये रशिया की बात कर रहा है.
एम्ड टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स एंड सोलर फिजिक्स। तो इन सब चीज़ों में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने का था। किसमें किसमें? एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स और सोलर फिजिक्स। अब एस्ट्रोसेट की बात करते हैं। Astrosat observations have helped discovered irregular emission of high energy X-ray photons from a black hole X-ray binary system. तो black hole X-ray binary system से irregular emission दिख रहा है, ठीक है। अब about Astrosat, launched by ISRO in 2015 using PSLV C30 in low Earth orbit. तो PSLV C30 low Earth orbit में Astrosat लॉन्च किया गया था 2015 में। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंड हाई एनर्जी प्रोसेसेस इन बाइनरी स्टार सिस्टम, डिटेक्ट न्यू ट्रांजिएंट एक्सरे सोर्सेज, स्टडी स्टार बर्थ रीजन्स एक्सेट्रा। इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ये, ठीक है। इट एम्स टू स्टडी सेलेस्टियल सोर्सेज इन एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड साइमल्टेनियसली। इट हैज़ 5 पेलोड्स फॉर मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब आते हैं तृष्णा, इंडो फ्रेंच थर्मल इमेजिंग मिशन। तो तृष्णा क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। तो ये हुआ तृष्णा, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट मिशन इज अ कोलैबोरेटिव एंडीवर बिटवीन इसरो एंड CNES। तो इसरो और फ्रेंच स्पेस एजेंसी के बीच। अब तृष्णा मिशन के बारे में देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेल्ड मॉनिटरिंग ऑफ एनर्जी एंड वाटर बजट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल बायोस्फीयर फॉर क्वांटिफाइंग टेरेस्ट्रियल वाटर स्ट्रेस एंड वाटर यूज। तो ये वाटर रिलेटेड चीज़ों के लिए है। एंड हाई रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड डायनेमिक्स। ये किस में ऑपरेट करेगा? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ऑपरेट करेगा। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट। एक ऐसा है पोलर ऑर्बिट है इन विच सैटेलाइट्स आर सिंक्रोनाइज्ड टू बी ऑलवेज इन द सेम पोजिशन रिलेटिव टू द सन। मतलब हमेशा उसके ऊपर लाइट भी पड़ते रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट स्टडीज, NICES program. NICES program has invited Indian researchers to join in combating climate change. NICES program क्या है? बेसिकली 2012 वाला, operated by ISRO and Department of Space along other ministries under the National Action Plan on Climate Change. तो National Action Plan on Climate Change है, उसके अंदर Department of Space और ISRO ने मिलकर ये काम किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जनरेटिंग एंड डिसिमिनेटिंग लॉन्ग टर्म एसेंशियल क्लाइमेट वेरिएबल्स derived from Earth and other अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, स्पेस रिलेटेड फिनोमेना में। तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, रिसर्च रिवील्ड द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द यूनिवर्स एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ डेटा कलेक्टेड बाय द डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। तो क्या है? मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट पता चला यूनिवर्स के एक्सपेंशन का। जो डाटा किससे कलेक्ट किया गया? डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। Researchers found that universe is expanding at the rate of 68.5 kilometers per second per megaparsec. They have created the largest 3D map of the universe. DESI, located in the USA, measures the effect of dark energy on the expansion of universe. तो अब की थ्योरीज क्या है रिलेटेड टू एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स? तो पहला है बिग बैंग मॉडल। तो बिग बैंग मॉडल क्या बोलता है? द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस सिंगुलैरिटी approximately 13.8 billion years ago and has been expanding ever since. तो क्या है? हॉट एंड डेंस सिंगुलैरिटी थी पहले, छोटा सा वो था, फिर एक्सपैंड होते गया। इट इज़ द ओनली मॉडल दैट कैन एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस, ठीक है। तो जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड होता है इज द कोल्ड रेमिनेंट ऑफ द फर्स्ट लाइट दैट कुड एवर ट्रेवल फ्रीली थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो जो फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू आउट द यूनिवर्स। अब LAMBDA-CDM मॉडल, Lambda CDM, cold dark matter model. Both matter and dark energy shape how the universe expands, but in opposing ways. Matter and dark matter slow the expansion down, while dark energy speeds it up. Expansion of universe is measured by Hubble constant. तो expansion of universe को कैसे measure करते हैं? Hubble constant से, ठीक है। अब द यूनिवर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो अब यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? तो एक है डार्क एनर्जी, एक है डार्क मैटर, एक है नॉर्मल मैटर। तो डार्क एनर्जी क्या है? ये 68% ऑफ द यूनिवर्स को बनाती है। कितना परसेंट? 68%। डार्क मैटर क्या है? एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर है दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। इसको डायरेक्टली देखा नहीं जा सकता, बट इट्स एग्जिस्टेंस इज इन्फर्ड फ्रॉम इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन विजिबल मैटर एंड बैकग्राउंड रेडिएशन इन द यूनिवर्स। लेकिन इसके एग्जिस्टेंस का पता लगाया जा सकता है ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के चक्कर में और बैकग्राउंड रेडिएशन के लिए। इट मेक्स अप अबाउट 27% ऑफ द यूनिवर्स। अब नॉर्मल मैटर की बात करते हैं। द रेस्ट ऑफ द 5% ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ नॉर्मल मैटर। तो क्या हो गया? बेसिकली
68% तो डार्क एनर्जी हो गई, 27% हो गया डार्क मैटर जो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है बोल रहा है, और रेस्ट जो है 5% वो नॉर्मल मैटर हुआ। तो एनर्जी 68%। तो नॉर्मल मैटर में आ गया, इट इंक्लूड्स अर्थ, द सन, द स्टार्स एंड द गैलेक्सीज। अब पढ़ते हैं अपन हबल कांस्टेंट के बारे में। In 1929, Edwin Hubble provided the first mathematical description of the universe's expansion। तो उन्होंने क्या किया, पहली बार मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया यूनिवर्स के एक्सपेंशन का। अब हबल कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनालाइजिंग चेंजेस टू कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तो जो चेंजेस हुए हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में उसको एनालाइज करते हैं। फिर कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर यूज़ करते हैं, टेक्निक्स टू मेजर डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज, फार्दर अवे, वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। तो इसमें रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट फिनोमिना यूज़ करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज नोन एज रेड शिफ्ट। तो जब ऑब्जेक्ट अपन से दूर जा रहा है तो उसको हम जो लाइट निकलती है उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स अस, द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज नोन एज ब्लू शिफ्ट। जब लाइट हमसे दूर जा रही है तो उसको रेड शिफ्ट बोलते हैं, और जब लाइट हमारे पास आ रही है तो उसको हम ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। Hubble tension refers to the discrepancy that two equally valid methods to measure how fast the universe is expanding and which has yielded different estimates। तो ये हुआ हबल टेंशन। ये क्या है, डिस्क्रिपेंसी बताता है कि टू इक्वली वैलिड मेथड्स की जो मेजर करता है कि कितने फास्ट यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। अब अगला है सोलर स्टॉर्म, जिसको बोलते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। क्या बोलते हैं, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। अर्थ विटनेस्ड अ G5 लेवल सोलर स्टॉर्म। कौन सा लेवल का, G5 लेवल का सोलर स्टॉर्म। द स्ट्रॉन्गेस्ट इन 2 decades एंड पॉसिबली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्प्लेज ऑफ ऑरोराज इन द पास्ट 500 years। तो क्या बोल रहे हैं, G5 लेवल का सोलर स्टॉर्म आया था और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट था, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरोराज भी दिखे थे। ठीक है, अब सोलर स्टॉर्म्स क्या होते हैं। सोलर स्टॉर्म्स आर लाइक मासिव बर्स्ट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। तो मासिव बर्स्ट होता है एनर्जी का सन से। They happen when a large eruption on a Earth's surface, often accompanied by solar flares and coronal mass ejections, accelerates charged particles to incredibly high speeds. Depending on the intensity, they are classified from G1 minor to G5 extreme. कहाँ से, G1 minor से G5 extreme. High-speed solar winds bring geomagnetic storms. They are a result of sun entering a period of peak activity called solar maximum. तो जब ये वाला होता है सोलर स्टॉर्म्स आते हैं तो अपन को पता चलता है कि कौन से फेज में है, सोलर मैक्सिमम में है। अब अबाउट सोलर फ्लेयर एंड कोरोनल मास इजेक्शंस। तो सोलर फ्लेयर क्या है, इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन है, वाइल्स कोरोनल मास इजेक्शंस क्या है, ह्यूज क्लाउड्स ऑफ प्लाज्मा, हॉट आयनाइज्ड गैस एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इजेक्टेड फ्रॉम द सन नियर सनस्पॉट। तो इस सनस्पॉट के पास से जो निकलती है वो है कोरोनल मास इजेक्शंस। अब इम्प्लीकेशन देख लो सोलर स्टॉर्म के, यहाँ पे डायग्राम में देखो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सोलर फ्लेयर प्रोटॉन्स है वो डैमेज कर देते हैं स्पेसक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स को, जीपीएस सिग्नल्स स्किंटिलेशन आ जाता है, रेडिएशन इफेक्ट्स ऑन एवियोनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो फ्लाइट वगैरह डिसरप्ट हो जाती है। फिर जियोमैग्नेटिकली इंड्यूस कर देता है करंट इन पावर सिस्टम्स, फिर इंड्यूस्ड इफेक्ट्स इन सबमरीन केबल्स और टेल्यूरिक करंट्स इन पाइपलाइंस। तो हर जगह ऑलमोस्ट हर सेक्टर इम्पैक्ट हो जाता है। अब टेल्यूरिक करंट्स क्या है, एक इलेक्ट्रिकल करंट है इन द अर्थ इंड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस। तो जब भी मैग्नेटिक चीज़ें इंपैक्ट होंगी तो जो करंट में चेंजेस आएगा वो टेल्यूरिक करंट्स होता है। अब ये जो हम पढ़ रहे थे कोरोनल मास इजेक्शन, तो ये क्या, दीज इजेक्टेड पार्टिकल्स कैन ट्रैवल ओवर 1,000,000 miles per hour and they interact with our planet's magnetic field causing disturbances. Sympathetic solar flares are caused by multiple eruptions across the sun's magnetic field. ठीक है, समझ आया होगा। The sun's activity cycle. The sun goes through cycle of activity with periods of high and low activity. तो कभी कभी लो हाई एक्टिविटी होती है, कभी कभी लो एक्टिविटी होती है। These cycles last about 11 years and during the peak of the cycle called solar maximum, there are frequent solar storms and increased instances of sunspots. तो sunspots भी होते हैं। तो sunspots basically कौन से region होते हैं, cooler regions on the sun surface। ठीक है, this is because the sun's magnetic fields are more complex and twisted during this phase, leading to more eruptions and ejections of charged particles. अब related concepts क्या है, granules and supergranules. Energy generated in the sun's core is transported by convective fluid flows through the convection zone, sun's outermost 30%. Those convection motions are visible at the surface as granules about 1,000 km across and supergranules about 35,000 km across cellular features. These features are the top of convection cells where hot fluid rises up from the interior, spreads out across the surface, cools and then sinks inward. Aurora. अब ऑरोरा क्या होता है, बेसिकली मल्टी कलर्ड लाइट होती है जो अपीयर होती है इन द अपर एटमॉस्फेयर
ओवर द पोलर रीजन्स. तो कहाँ पे? पोलर रीजन्स में. एंड आर विजिबल फ्रॉम लोकेशंस इन मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड्स. Aurora in the northern hemisphere is called aurora borealis, and in southern hemisphere is called aurora australis. It is caused by the interaction of solar wind with oxygen and nitrogen gas. तो होता क्या है? सोलर विंड का इंट्रैक्शन हो जाता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के साथ इन द एटमॉस्फेयर. अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पेस डेब्रिस. इसरो रिलीज्ड द इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट ISSAR for 2023 compiled by ISRO System for Safe and Sustainable Space Operations Management. तो IS4OM ने लॉन्च की है. अब रिपोर्ट क्या बोलती है? रिपोर्ट हाईलाइटेड द 5 मेजर ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप इवेंट्स इन 2023 रिजल्टिंग इन अ नेट एडिशन ऑफ फ्रेगमेंटेड ऑब्जेक्ट्स टू द स्पेस डेब्रिस पॉपुलेशन. तो बोल रहे हैं कि स्पेस डेब्रिस बेसिकली बढ़ते ही जा रहा है. IS4OM 2022 safeguards ISRO's space assets and improves compliance with internationally recognized guidelines on long-term sustainability of outer space activities. तो outer space activities की long-term sustainability की बात करता है. अब space debris की बात करें अपन तो definition क्या है? Includes all non-functional artificial objects including fragments and elements thereof in the Earth orbit or re-entering into Earth's atmosphere. अब debris concentration क्या है? Maximum debris concentration can be noted at altitude of 800 to 1000 km and near 1400 km mainly in LEO. अब origin क्या है? Majority of debris objects originate from on-orbit breakups as well as on-orbit collisions. Space debris can also originate from defunct satellites, missing equipment, spent rocket stages and the use of space-based weapons. इसी में एक important term आता है केस्लर सिंड्रोम. क्या होता है? तो केस्लर सिंड्रोम क्या है? फिनोमिना इन विच द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द लो अर्थ ऑर्बिट ग्रोज एंड लीड्स टू कोलिजन. तो क्या होता है? बहुत इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ लो अर्थ ऑर्बिट में और फिर कोलिजन हो जाता है. ट्रिगरिंग अ चेन रिएक्शन दैट जनरेट्स मोर स्पेस डेब्रिस एंड फर्दर कोलिजन. तो ऐसे ये चेन चलती रहती है और कोलिजन होता रहता है और डेब्रिस होता रहता है. अब इनिशिएटिव्स क्या हैं स्पेस डेब्रिस को मिटिगेट करने के लिए? ग्लोबल इनिशिएटिव्स एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स. तो पहला है इंटर एजेंसी डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमिटी, एन international governmental forum for the worldwide coordination of activities related to man-made and natural debris in space. दूसरा है UN Space Debris Mitigation Guidelines. तीसरा है Zero Debris Charter signed by 12 countries such as Austria, Belgium, Cyprus, etc. अब इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या है? डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन 2030, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, फिर प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस. ठीक है. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लानिटरी डिफेंस. एट द इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन एस्टेरॉइड डे. तो एस्टेरॉइड डे पड़ा था अभी, तो उसमें इंटरनेशनल वर्कशॉप हुआ था. इसरो चेयरपर्सन सेड दैट इसरो इज लुकिंग टू स्टडी एस्टेरॉइड एपोफिस. कौन सा एस्टेरॉइड? एपोफिस. व्हेन इट इज 32,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ इन 2029 टू प्रिपेयर फॉर द प्लानिटरी डिफेंस एफर्ट्स. तो प्लानिटरी डिफेंस एफर्ट्स के लिए अपन ये कर रहे हैं. इसरो ने बोला है, मतलब इसरो के चेयरमैन ने, कि हमारा ये टारगेट है कि एपोफिस एस्टेरॉइड को स्टडी करना है. अब ये एस्टेरॉइड के बारे में देखते हैं कि एस्टेरॉइड का क्या सिग्निफिकेंस है. ये डिस्कवर किया गया था 2004 में एंड इट इज़ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट and was identified as one of the most hazardous asteroids that could impact Earth. These billions of comets and asteroids in our solar system, the vast majority never approach the Earth. तो सोलर सिस्टम में है बहुत सारे, लेकिन मैक्सिमम हमारे पास आ ही नहीं पाते. When a comet or asteroid orbits brings it close to the Earth, it is classified as near Earth asteroid. However, a radar observation campaign in March 2021 combined with precise orbit analysis allowed astronomers to conclude that there is no risk of Apophis impacting our planet for at least a century. लेकिन एक रिसर्च हुआ था, उसमें बोला कि अभी Apophis अपने प्लानट को इम्पैक्ट नहीं करेगा. अब प्लानिटरी डिफेंस की बात कर लेते हैं. इट रिफर्स टू एफर्ट्स एंड स्ट्रैटेजीज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स सच एज एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स. इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्ट्रैटेजीज इंक्लूडिंग डिटेक्शन, ट्रैकिंग, इम्पैक्ट असेसमेंट, डिफ्लेक्शन एक्सेट्रा. अब नीड क्या है प्लानिटरी डिफेंस की? If the near Earth orbit path intersects with that of the Earth's orbit, then depending on their size, speed, angle, and impact region, could threaten billions of lives on impact and in the ensuing tsunamis, earthquakes, and fires. तो ये issue हो सकता है. अब ग्लोबल प्लानिटरी डिफेंस एफर्ट्स क्या क्या हैं?
तो नासा का डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट है डार्ट, फर्स्ट एवर मिशन डायरेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट मेथड ऑफ एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन। फिर दूसरा है ओसिरिस एपोफिस एक्सप्लोरर, ओसिरिस एपेक्स, नासा का मिशन है सेंट टू स्टडी एस्टेरॉयड एपोफिस। फिर तीसरा है रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। फिर चौथा है इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क, जो इस्टेब्लिश किया गया था 2013 में टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन डिटेक्टिंग, ट्रैकिंग एंड कैरेक्टराइजिंग एनईओज। अब एनईओ कोऑर्डिनेशन सेंटर बाय ईएसए ये भी है। आई होप यहाँ तक की समझ आया होगा। अब ये की स्पेस मिशन इन न्यूज़ देख लेते हैं, ये शॉर्ट प्रीलिम्स में आते हैं। जूनो मिशन नासा का है, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जुपिटर। इट विल इन्वेस्टिगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉसिबल सॉलिड प्लैनेटरी कोर, मैप जुपिटर्स इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड। अब पेस मिशन क्या है, नासा का है, प्लैंकटन एरोजोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम, पेस इसका फुल फॉर्म है, प्लैंकटन एरोजोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम। मिशन एम्स एट अंडरस्टैंडिंग हाउ द ओशन एंड एटमॉस्फेयर एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है उसको स्टडी करना है। ऑल्सो रिवीलिंग हाउ एस्टेरॉइड्स माइट फ्यूल फाइटोप्लैंकटन ग्रोथ इन द सर्फेस ओशन। मैविन मिशन नासा का है, मैविन्स मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन मैविन मिशन is the first mission devoted to understanding the Martian upper atmosphere। तो मार्शियन अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए ये नासा का मिशन है। नेक्स्ट मिशन है ड्रैगन फ्लाई मिशन, जो कि नासा का है, एम्स टू एक्सप्लोर द केमिस्ट्री एंड हैबिटेबिलिटी ऑफ मल्टीपल स्पेस साइट्स कवरिंग अ लार्ज एरिया ऑफ टाइटन। तो ये किसके लिए, ड्रैगन फ्लाई मिशन टाइटन के लिए, सैटर्न के मून को स्टडी करने के लिए। इट विल हेल्प इन इन्वेस्टिगेटिंग टाइटन्स हैबिटेबिलिटी, तो टाइटन की हैबिटेबिलिटी को स्टडी करेगा। ये फोर्थ मिशन है नासा का न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के अंदर। द अदर 3 आर न्यू होराइजन, जूनो एंड ओसिरिस रेक्स। नेक्स्ट है यूरोपा क्लिपर मिशन, यूरोपा क्लिपर ये नासा का है। डिटरमाइन वेदर यूरोपा दैट इज जुपिटर्स मून, तो ये जुपिटर का मून है यूरोपा, हैज़ कंडीशंस दैट कुड सपोर्ट लाइफ। ये लार्जेस्ट स्पेस क्राफ्ट है नासा का दैट हैज़ एवर बीन डिप्लॉयड फॉर अ प्लानिटरी मिशन, और ये फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन है नासा का टू स्टडी एन ओशियन वर्ल्ड बियॉन्ड द अर्थ। तो ओशियन वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन है। द नेक्स्ट इज अर्थ केयर मिशन, तो ईएसए और जैक्सा का है ये। अर्थ क्लाउड एरोजोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर मिशन एम्स टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन क्लाउड्स, एरोजोल्स एंड रेडिएशन। लास्ट है राइज मिशन, ईएसए का है। राइज का मतलब है रिमूव डेब्रिस एंड ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन, is the first in-orbit servicing mission of ESA, which is significant step towards refueling, refurbishment and assembling in orbit. It will have the ability to dock and control orbit of geostationary satellites. तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा। इसमें हमारा बेसिकली PYQ बचा है स्पेस टेक्नोलॉजी का। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे PYQ आए हुए हैं। देखो ये मैंने जो फर्स्ट पेज में लिखा था, तो अपन ये अभी नेक्स्ट वीडियो में ये पूरे PYQs एक साथ डिस्कस करेंगे। जो इतने सारे 10-15 PYQ है ना, वो एक साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग ये सब चीज़ों को रिवाइज़ करो। बहुत बहुत धन्यवाद।